Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series we are going to discuss section 403 and 404 of IPC, which talks about criminal misappropriation of property. So before starting this chapter or this topic, I am going to explain you what is criminal misappropriation of property और इसके क्या क्या ingredients होते हैं. तो criminal misappropriation of property basically misappropriation of property which consists in dishonest misappropriation or conversion to own use of any movable property which has come in a possession of the accused innocently. फर्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन होना ज़रूरी है और दूसरा कन्वर्जन होना. कन्वर्जन यानी कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है, वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी को एक तरीके से कन्वर्जन करके उस मूवेबल प्रॉपर्टी को वो एक तरीके से पोजीशन में ला रहा है, अक्यूज्ड इनोसेंटली ला रहा है. लेकिन उसको इनोसेंटली लाने के बाद क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं उसके इंटेंशन में बदलाव आता है. मीन्स देयर इज अ सब्सिक्वेंट चेंज इन द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड रॉन्गफुली रिटेन्स द प्रॉपर्टी एंड मिस एप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज. ओके, और उसको अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करता है. फिर द वर्ड मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन. आप हमेशा याद रखना कि जो वर्ड मिस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे दिया हुआ है वो हमेशा मिस एप्रोप्रिएशन होगा. बेसिकली इसके जो सेक्शन 403 के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, फर्स्ट वन इज डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन या फिर कन्वर्जन बाय पर्सन टू हिज ऑन यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. और दूसरा प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल. दो इंग्रेडिएंट्स हो गया, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन. और सेकंड वन इज द मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, सो लेट्स रीड द बेयर एक्ट लैंग्वेज. बेयर एक्ट लैंग्वेज इसका क्या कहता है, सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. मिसएप्रोप्रिएशन मतलब होता है गवर्न कर लेना हिंदी में, या फिर दुरुपयोग करना किसी का प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से लेने के बाद. So dishonest misappropriation of property, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. यहाँ पे सीधे सीधे बात बोला है कि जो डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करेगा या फिर कन्वर्ट करेगा प्रॉपर्टी को हिज ऑन यूज, अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 2 इयर्स का. यहाँ पे 2 इयर्स का पनिशमेंट है. सो द पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑफ 2 इयर्स. सो नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स. इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स रीड द इलस्ट्रेशंस. A takes property belonging to Z. A takes property belonging to Z out of Z's possession. Out of Z's possession in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself. A is not guilty of theft. अब क्या है कि A ने Z का प्रॉपर्टी ले लिया, Z के पोजीशन से गुड फेथ में लिया, उसको ये पता था. अब A को भी पता था उस समय, वो एक तरीके से इनोसेंट माइंड था वहाँ पे. A is not guilty of theft. यहाँ पे तो guilty of theft होगा ही नहीं. But A after discovering his mistake dishonestly appropriates the property to his own use. अब A ने Z से जो प्रॉपर्टी लिया था उसको वो dishonestly इस्तेमाल करने लगा, अपने चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने लगा. Then he is a guilty of offense under this section. तो ये guilty है इस offense के लिए. Now example B. A being on friendly terms with Z. A being on friendly terms with Z goes into Z library. अब Z के लाइब्रेरी में जाता है क्योंकि A being on friendly terms with Z के साथ एक दोस्त यारी के तौर पे रहता है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो Z के लाइब्रेरी में जाता है. Z के एब्सेंस में, Z वहाँ पे नहीं होता है. उसने बुक ले लिया बिना Z के कंसेंट के एक्सप्रेस किए बिना. तो वो बुक वो पढ़ने के लिए लिया था बेसिकली. इफ़ A was under impression that he had Z implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. अगर Z ने उसको इम्प्लाइड दे दिया कि अरे ये तो पढ़ने के लिए ले जा रहा है, तो वो एक तरीके से थेफ्ट नहीं होगा. बट इफ़ आफ्टरवर्ड्स A ने अगर उस बुक को बेच दिया अपने बेनिफिट के लिए, तो कहीं ना कहीं ही इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. ओके, नाउ एग्जाम्पल C. A and B being joint owner of a horse.
A and B being a joint owner of a horse. A takes the horse out of B's possession. B के possession से A ले गया क्योंकि A और B दोनों joint owner है horse का, and intending to use it, उसकी intention थी कि use करेगा, but here as A has right to use horse, A के पास पूरा अधिकार है कि उसको इस्तेमाल करे और B के पास भी पूरा अधिकार है क्योंकि joint owner है. He does not dishonestly misappropriate it, but if A sell the horse and appropriates the whole proceeds to his own use, he is guilty of offense. अगर उसने उस घोड़े को बेच दिया और मान लिया जाए A और B दोनों ऑनर है, उसका जॉइंट ऑनर है, पर A उसको यूज़ कर सकता है, ना कि B के कंसेंट के बिना उसको बेच देगा, क्योंकि उसने पूछ कर गया कि उसको यूज़ करेगा. अब यूज़ करने का मतलब ये थोड़ी ना था कि ये बेच देगा, समझे. नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन 1. यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन है जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेक्शन आप पढ़ोगे सेक्शन 403. फर्स्ट वन इज अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिस एप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. सो ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड. ए क्या फाइंड्स करता है? गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट जेड से बिलोंग करता है वो. बियरिंग अ ब्लैंक इंडोर्समेंट. अब ब्लैंक इंडोर्समेंट क्या होता है? ब्लैंक इंडोर्समेंट क्या होता है? जो एंडोर्समेंट होता है, जैसे कि अब बैंक इंडोर्समेंट एक सिग्नेचर होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, सच ए चेक. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे की चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अब बैंक इंडोर्समेंट एक सिग्नेचर होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, सच ए चेक. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे की चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कोई चेक हो सकता है, या फिर कोई यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट की बात करी तो प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है. तो एक तरीके से एक सिग्नेचर होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे, सच है चेक या फिर प्रॉमिसरी नोट, जहाँ पे पेई जो होता है स्पेसिफाइड नहीं होता है उसका नाम. सो एनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी होल्डर, अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी होल्डर के पास आएगा, चाहे तो वो प्रॉमिसरी नोट हो या भी कुछ भी हो, तो वो उसको क्लेम कर सकता है उसका पेमेंट को. सो यहाँ पे क्या है कि इस केस में ए ने जेड के प्रॉमिसरी नोट को लिया, उसको मिला. ए नोइंग दैट द नोट बिलोंगिंग टू जेड. ए को पता था कि ये जो नोट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? जेड से बिलोंग कर रहा है. सो हियर द प्लेसेस इट विद अ बैंक एज अ सिक्योरिटी और अ लोन, इंटेंडिंग एज अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जेड. प्लेसेस करने का मतलब यहाँ पे सहमति लिया बैंकर से रिगार्डिंग सिक्योरिटी और अ लोन, और इंटेंड कर दिया कि फ्यूचर में उसको रीस्टोर कर देगा इट टू जेड. सो ए हैड कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. ए यहाँ पे ऑफेंस किया इस सेक्शन के अंदर. सो ए ने ऑफेंस किया क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. यहाँ पे इसको 2 साल से ज़्यादा का सज़ा मिल सकता है. नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन 2. एक्सप्लेनेशन 2 इज अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन. A person who finds property not in the possession of any other person and takes such property for the purpose of protecting it, for or restoring it to the owner, does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of offense. ठीक है, यहाँ तक ऑफेंस की गिल्टी नहीं है. कोई किसी का प्रॉपर्टी लेता है, किसी के पोजेशन से लेता है, और उस प्रॉपर्टी को वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रीस्टोर करता है. द ओनर डज नॉट टेक मिस अप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली. उसको अब यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएट तो किया नहीं अभी तक, एंड इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस. ऑल राइट, बट ही इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस above defined if he appropriates it to his own use. उस समय से ही वो गिल्टी हो जाएगा जिस समय से उस प्रॉपर्टी को अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा. When he knows or has the means of discovering the owner, or before he use a reasonable means to discover and give a notice to the owner, and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it. So what a reasonable means or what is a reasonable time, ये जो होता है question of fact है. It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or good faith believes the real owner cannot be found. Okay, अब यहाँ पे होता है फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में यहाँ पे बात किया है बेसिकली, कि फाइंडर ऑफ गुड्स जो एक्सप्लेनेशन 2 जो प्रोवाइड करता है यहाँ पे, जो कि हमने पढ़ा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन 2 यही प्रोवाइड करता है कि जो भी प्रॉपर्टी को फाइंड किया है, समझे, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी नहीं है, एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट,
or is storing it. Okay, so the owner does not take misappropriated dishonestly and is not guilty of offense, पर he is a guilty of offense if appropriates it for his own use. अपने इस्तेमाल के लिए अगर उस प्रॉपर्टी को रखता है या उसको इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार. So now come to the explanations, like come to the illustrations. Like A finds a rupee on the high road, not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Here A has not committed the offense under this definition. अब हाई रोड में किसी को कोई पैसे मिले और उस पैसे को आप पिक कर लेते हो तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो. एक्चुअली आपको पता ही नहीं किससे बिलोंग करता है ये चीज़. सो come to B. A finds a letter on the road containing a bank note. From the direction and content of the letter, he learnt to whom the note belongs. He appropriates the note. He is guilty of offense under this section. अब उसके लिए वो गिल्टी है इस सेक्शन में. अगर उसको नोट मिला और उस नोट को उस पर क्या है अप्रोप्रिएट नोट्स है, उस पर लिखा हुआ है एड्रेस या कुछ भी पता लिखा हुआ किससे बिलोंग कर रहा है. अगर कोई प्रॉपर्टी मिला आपको और वो प्रॉपर्टी के बारे में आप जान रहे हो कि वो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग कर रहा है, वो प्रॉपर्टी किसका है, तो तब तो आप इस सेक्शन में कहीं ना कहीं गलती कर दी और 403 में आपको पनिशमेंट मिलेगा. ये क्राइम हो गया, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो गया. क्योंकि अब जैसे कि आप किसी का पैन कार्ड गिरा हुआ है रोड पे, तो और पैन कार्ड के पास वहाँ पे जब पैन कार्ड आप डिस्कवर करते किसी का मिला आपको गिरा हुआ, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इफ़ दिस कार्ड इज़ लॉस्ट और समवन लॉस्ट लाइक समवन्स लॉस्ट कार्ड इज़ फाउंड, सो प्लीज़ इन्फॉर्म और रिटर्न टू इट. वो पार्टिकुलर एड्रेस वहाँ पे पैन कार्ड के एड्रेस पे, वो पैन कार्ड के बैक में कहीं ना कहीं वो एड्रेस मेंशन रहता है. तो यहाँ पे भी मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. आप उसके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या फिर कोई प्रॉमिसरी नोट है जो गिरा हुआ आपको मिल गया, आप उस पर एड्रेस पता लिखा हुआ है पीछे या कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ लगा हुआ जिस पर एड्रेस लिखा हुआ, तो आपको पता है उसके बारे में कि इसका जो ऑनर है, जो रियल ऑनर है वो कौन है. तो कहीं ना कहीं ये मिस एप्रोप्रिएशन हो गया. ये थेफ्ट नहीं होगा, थेफ्ट बिल्कुल अलग चीज़ होता है, मिस एप्रोप्रिएशन बिल्कुल अलग चीज़ होता है. So A finds a check payable to bearer. He can form no conjecture as to the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears. A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A appropriates the check. जाहिर सी बात है, चेक वगैरह पे तो सारी डिटेल्स होती ही हैं, तो आप चेक को भी मिस एप्रोप्रिएटिंग कर रहे हो अगर आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करो. या फिर कोई ब्लैंक चेक है, या फिर ब्लैंक चेक नहीं है तो फिर, या फिर कोई ऐसा चेक है जो क्रॉस चेक नहीं है, आप उसको जाकर तुरंत आप उसको बैंक में आप कैश निकाल लोगे. तो ऐसे ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है. डी. ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विथ मनी इन इट. ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विथ मनी इन इट. अब ए ने देखा कि जेड ने ड्रॉप किया है अपने पर्स को जिसमें पैसे हैं. ए पिक्स अप द पर्स विथ द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू जेड. ए ने पर्स को उठाया कि वो जेड को दे देगा. जेड, उसका इंटेंशन ये नहीं था कि रखने का, कि वो जेड को, बट आफ्टरवर्ड्स एप्रोप्रिएट इट टू हिज ओन यूज. कहीं ना कहीं उसको पर्स मिल गया. अब वो पर्स उसको मिला तो उसको लगा कि इस पर्स में पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन बदल गया, उसकी मनोस्थिति बदल गई उस समय. अब वो क्या किया, उस पर्स को अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया, उसमें जो मनी थे उसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया. सो ए इज गिल्टी अंडर दिस. ओके, but afterward appropriates it on it. A has committed an offense under this section. Okay, now come to E. A finds a purse with money not knowing to whom it belongs. अब यहाँ पे है कि उसको पता नहीं है किससे बिलोंग करता है. ये जो पर्स गिरी हुई है विथ मनी वॉलेट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है वो नहीं पता है. आफ्टरवर्ड वो क्या किया, उस पर्स को डिस्कवर कर दिया एंड वो जाना कि ये पर्स जेड से बिलोंग कर रहा है and appropriates it for his own use. A is guilty of offense under this section. समझ गए. A finds a valuable ring not knowing to whom it belongs. A ने valuable ring A को मिला. अब उसको पता नहीं, कोई सोने की अंगूठी मिल गई, कोई ऐसा रिंग मिल गया रोड पे, किसी को पता नहीं होता है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है. बस ये पता है कि वो गिरा हुआ है, उसको ले लिया. Not knowing to whom it belongs. A sells it immediately. और उसको जाकर वो बेच दिया. A ने उसको जाकर बेच दिया तुरंत.
विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द रियल ऑनर, जो भी उसका रियल ऑनर था उसको डिस्कवर नहीं किया, और ए इज़ अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। कहीं ना कहीं आपको मिला है, मान लीजिए आपको 10 लाख 15 लाख का सोने का कोई ज्वेलरी मिला है, तो और उससे डिस्कवर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाना चाहिए, या फिर उसको पता करना है कि किसका था ये, रियल ऑनर कौन है इसका। सो ये एक प्रोसीजर होता है। अगर आपने इसको डिस्कवर कर लिया और इमिडिएटली अपने इस्तेमाल में लेकर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये ऑफेंस है। नाउ कम टू सेक्शन 404। 403 में जो बताया गया तो उसमें जो पनिशमेंट 2 ईयर्स या फाइन या दोनों के साथ आपको पनिशमेंट मिल सकता है। लेकिन सेक्शन 404 में जो ऑफेंस है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पॉसेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। कोई व्यक्ति है, मरता है, तो मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को कोई मिस अप्रोप्रिएट करता है, मतलब गबन कर लेता है कोई उसकी प्रॉपर्टी को। मान लीजिए कोई मरता है और उसकी प्रॉपर्टी को कोई मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो यहाँ पे जो सज़ा दिया गया है वो 3 साल से लेकर 7 साल तक का सज़ा है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई डिसीज्ड है और उस समय उसका प्रॉपर्टी कोई गबन करता है तो 3 साल का सज़ा मिलेगा। लेकिन अगर उसका सर्वेंट या कोई उसका ही क्लर्क या कोई उसी के ऑफिस में काम करने वाला बंदा है या कोई आदमी है, तो अगर वो ये काम करता है तो उसको 7 साल का सज़ा मिलेगा, क्योंकि उसको पता था हर चीज़ के बारे में। नाउ रीड वेयर एक्ट। अब इसको वेयर एक्ट को पढ़ते हैं। हुएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज प्रॉपर्टी नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी वॉज इन द पोजेशन ऑफ अ डिसीज्ड एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन's डिसीज्ड and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine. And if the offender at the time of such person's deceased was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extended to 7 years. Means at the time of his death, if anyone trying to misappropriate his property, then here the punishment is of 3 years, which can be extended to 3 years. But when at the time of the decease his employees or any clerk or servant, anybody who is working with him during his lifetime, okay, then here the punishment may be extended to 7 years, remember. So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.